बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सोच रहा था कि टेलीफोन बूथ की निगरानी अहमकाना हरकत होगी। क्यों ना आसपास की कोठियों में ये देखा जाए कि नए मॉडल की मर्सिडीज गाड़ियां कहाँ कहाँ हैं। टेलीफोन बूथ की निगरानी के लिए उसने अपने 3 मातहतों को तलब करके कहा, अगर कोई बेहद खूबसूरत लड़की यहाँ फोन करने आए तो इसका ताकुब किया जाए। बेहद खूबसूरत, एक मातहत ने परेशान होकर दोहराया। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। रंग, कद, जिसामत, कोई इम्तियाजी खसूसियत? बकवास बंद करो। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सियाह घुंघराले बाल। बस जनाब, काफी है, मातहत जल्दी से बोला और हमीद मर्सिडीज गाड़ियों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई कोठियों में नई मॉडल की मर्सिडीज गाड़ियां दिखाई दी और एक बहुत बड़ी इमारत जिसका नाम 7th हेवन था, इसमें तो पूरी 5 अदद नए मॉडल की मर्सिडीज कारें थीं और इनकी रंगत भी सफेद थी। 5 सफेद गाड़ियां? वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, कहीं इन्हीं में कोई ना रही हो। तो फिर क्या करना चाहिए? वो सोच ही रहा था कि 7 हेवन के फाटक से एक स्कूटर बरामद हुआ जिस पर सुनहरे बालों वाली एक बेहद स्मार्ट लड़की सवार थी। तब फिर अचानक उसे क्यों ख्याल ना आता कि तफसीली छानबीन की इब्तिदा इसी इमारत 7 हेवन से की जाए। लिहाजा तफसीली छानबीन के लिए मोटरसाइकिल इसी स्कूटर के पीछे लगा दी गई। लड़की जीन और जैकेट में मलबूस थी। बालों की बंदिश कुछ इस किस्म की थी कि तेज हवा भी इन्हें मुंतशिर नहीं कर सकती थी। हमीद सोच रहा था कि अब इसे नथनों से स्प्रिंग निकाल लेना चाहिए। ऐसी मकरूह सूरत लेकर लड़की से जान पहचान पैदा करने से क्या फायदा। स्कूटर की रफ्तार बहुत तेज थी। हमीद ने 30-40 गज फासला बरकरार रखा। जरा ही सी देर में वो शहरी आबादी पीछे छोड़ गए। ये सड़क उन्हें गालिबन एक साहिली तफरीहगाह की तरफ ले जा रही थी। सुनसान सड़क पर लड़की के स्कूटर की रफ्तार कुछ और तेज हो गई। हमीद ने भी मुइना फासला बरकरार रखते हुए मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। दफतन उसने महसूस किया कि लड़की स्कूटर की रफ्तार कम कर रही है। उसने भी इसी मुनासबत से अपनी रफ्तार कम कर दी। फिर ऐसा हुआ कि दोनों ही ने बैक वक्त अपनी अपनी गाड़ियां रोक दी। हमीद ने गैर इरादी तौर पर ऐसा किया था, लेकिन गलती का एहसास होते ही उसने फिर एक्सेलरेटर पर दबाव डाला और अपनी गाड़ी को आगे निकालता लेता चला गया। थोड़ी देर बाद लड़की का स्कूटर इसके बराबर ही चल रहा था और अब तो वो उस पर गोया लदी पड़ रही थी। बार बार ऐसा महसूस होता था जैसे साइड से टकरा जाना चाहती हो। हमीद बड़ी फुर्ती से बचने की कोशिश करता रहा। अकेला देखकर छेड़ रही हो? दफतन वो बहुत जोर से चीखा। क्या बाप भाई नहीं है? वो कुछ ना बोली, लेकिन इसकी वो हरकत बराबर जारी रही। इसकी इस दलेरी पर वो शशदर रह गया। जरा सी भूल चूक दोनों ही को दूसरी दुनिया की सैर करा सकती थी। साहिल के करीब वाले चौराहे पर ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद था। शायद इसी की वजह से लड़की का ये रवैया फौरी तौर पर तब्दील हो गया। वो अपने स्कूटर आगे निकाल ले गई। बहरहाल हमीद के लिए ये एक खतरनाक तजर्बा था। लड़की का स्कूटर साहिल के इस हिस्से की तरफ मुड़ गया जहां प्राइवेट मोटर बोट्स लंगर अंदाज रहती थी। हमीद भी अपना मोटरसाइकिल उधर ही लेता चला गया। क्या तुम किसी पागलखाने से फरार हुई हो? वो इसके सर पर पहुंचकर गुर्राया। लड़की ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और एक मुज़म्मिल सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। जवाब दो। लड़की ने अपना मुंह खोल दिया और हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे खुद उसका दम घुट गया हो। लड़की के मुंह में जुबान नहीं थी। ओह, मुझे अफसोस है। वो यकलख ढीला पड़ गया। लड़की स्कूटर से उतरकर रेत पर बैठ गई और इशारे से इससे कागज और कलम मांगा। हमीद पर इंसानियत का दौरा पड़ चुका था और उसने अपनी पॉकेट डायरी से 2-3 वर्क अलहदा किए और फाउंटेन पेन समेत इसके हवाले कर दिए। लड़की लिखने लगी, मैं पैदाइशी तौर पर जुबान से महरूम हूँ। कभी कभी मुझ पर दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। इस वक्त भी यही हुआ था। तुम बहुत अच्छे हो कि खुद तुमने बदला लेने की कोशिश नहीं की। तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में बताओ। मैं सुन सकती हूँ, लिख पढ़ सकती हूँ। ऑक्सफोर्ड से बीए किया था, फ्रेंच भी आती है। हमीद ने बड़े खल्लूस से अपना कार्ड निकालकर इसके हाथ पर रख दिया। इसने कार्ड पर नजर डाली, फिर होंकों की तरह एक टुकर हमीद की तरफ देखती रही। आंखों में हैरत थी,
ऐसा मालूम होता था जैसे उसे अपनी बसारत पर यकीन न आ रहा हो। फिर यकबयक उसने लिखना शुरू कर दिया। यकीन नहीं आता, तुम तो बहुत मशहूर आदमी हो, तुम्हारी जिंदा दिली के भी बहुत किस्से सुन रखे हैं। क्या ये एक खुशगवार इत्तेफाक नहीं है? लेकिन ये तो बताओ कि तुम मेरा ताकुब क्यों कर रहे थे? तुमसे गुफ्तगू करना चाहता था। मुझे एक सफेद मर्सिडीज गाड़ी और एक बेहद चालाक लड़की की तलाश है। मेरे खानदान में 5 मर्सिडीज गाड़ियां हैं और 5 सफेद हैं, इसने लिखा। ओहो, हमीद जल्दी से बोला। भला 7 हेवन के मुकीनों पर कौन शुबा कर सकता है? तैमूरी खानदान मुल्क के मुतमव्वल तरीन खानदानों में से है। मैंने तो इसलिए तुम्हारा ताकुब किया था कि मौका मिलते ही जान पहचान पैदा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्यों? उसने लिखा। वो लड़की इन्हीं अतराफ में कहीं रहती है और इसके पास भी नए मॉडल की सफेद मर्सिडीज है। दरअसल गाड़ी का नंबर ना मालूम हो सका, इसलिए ये दुश्वारी पेश आ रही है। किस सिलसिले में मतलूब है वो लड़की? उसने लिखा। मुझे अफसोस है कि ये ना बता सकूंगा, सरकारी राज है। लड़की का हुलिया बताओ। स्याह घुंघरियाले बाल, मुतनासिब जिस्म, रंगत सुर्ख और सफेद। कोई और खास पहचान? उसने लिखा। इससे ज्यादा और कुछ ना बता सकूंगा। वो थोड़ी देर तक खुद सोचती रही, फिर उसने लिखना शुरू किया। टेलीग्राफ ऑफिस की पुष्ट पर एक क्लब डांसर नोमी रहती है। मैंने उसे एक सफेद मर्सिडीज में देखा था। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन रोज ही एक नई गाड़ी में नजर आती है। हो सकता है ये गाड़ियां इसके मिलने वालों की होती हों। एक अच्छी रकासा और मेकअप की माहिर है और मेरा ख्याल है कि वो बेहद चालाक भी है। चालाक ना होती तो रोजाना एक नई गाड़ी में कैसे दिखाई देती? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो किस वक्त सफेद मर्सिडीज में दिखाई दी थी? शायद 1 या 1:30 बजे की बात है। याद इसलिए रह गई कि सफेद गाड़ी और सफेद मलबूसात में कोई देवी लग रही थी। हमीद उछल पड़ा। उसे जल देकर निकल जाने वाली भी सफेद ही लिबास में थी। लड़की लिखती रही। कभी कभी वो महज अपनी छाल डाल से पहचानी जा सकती है, क्योंकि मेकअप के जरिए खदोखाल में तब्दीली कर लेने पर भी कादिर है। कल वो मेकअप में थी? हमीद ने पूछा। नहीं, कल तो वो नोमी ही लग रही थी। किसी मखसूस क्लब की डांसर है। आजकल बर्ता बॉरन में रक्स करती है, लड़की ने लिखा। वाकई मेरा अंदाजा गलत नहीं था। तुमने खासी मालूमात फराहम कर दी। तुम दिल फेंक किस्म के आदमी हो, कहीं खुद ही उसके जाल में ना फंस जाना, लड़की ने लिखा। और हमीद हंस कर बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरसा हुआ दिल को सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखवा चुका हूँ। समंदर की सैर का इरादा हो तो मेरी मोटर बोट मौजूद है, लड़की ने लिखा। क्या मुजायका है, चलो। हमीद बेचुओं चारा तैयार हो गया। लेकिन तुम मुसलसल बोलते रहोगे, मेरे हाथ तो स्टीयरिंग पर होंगे, मैं लिख नहीं सकूंगी। वो हमीद की जिंदगी की सबसे अजीब शाम थी। इस लड़की की खामोशी थी या हजार जुबानें बैक वक्त नगमा रेज थी। कैसी गिलावट थी इन आंखों की उदासी में। हमीद कह रहा था, इस वक्त मैं सब कुछ भूल गया हूँ। जिंदगी एक बेकरार समंदर मालूम हो रही है। लहरें लहरें लहरें, एक ही बात बार बार दोहराती हुई लहरें। लड़की ने अपने सर को सवालिया जुम्बिश दी, जैसे पूछ रही हो, कौन सी बात? मोटरबोट लहरों का सीना चीरती हुई आगे बढ़ ही जा रही थी। कुछ देर बाद वो बीच होटल वाले साहिल से जा लगी। तुमने बहुत अच्छा किया कि इधर ले आई, हमीद बोला। क्यों? इस लड़की ने हाथ के इशारे से सवाल किया। कुछ देर सुकून से बैठेंगे, तुम बड़ी अच्छी दोस्त साबित हो सकती हो। वो मोटरबोट से उतरकर बीच होटल के लान पर आ बैठे। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था। क्या पियोगी? हमीद ने उससे पूछा। जुबान ना होने की बिना पर जायके से महरूम हो चुकी हूँ, कुछ भी पिला दो, लड़की ने लिखा। शहरी? हरगिज नहीं, मैं शराब नहीं पीती, काफी मंगवा लो। मेरा ख्याल है कि तुम भी शराब नहीं पीते, तुम्हारी आंखें बताती हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। गालिबन तुम्हारे चीफ कर्नल फरीदी भी नहीं पीते, ये भी दुरुस्त है। लेकिन 7th हेवन में शराब की लहरें बहती हैं, इस लड़की ने लिखा। मेरा बाप शराबी है, मेरी माँ शराबी है। बहरहाल मेरे अलावा सब ही पीते हैं। नाबालिग अफराद भी सिर्फ बियर से शौक करते हैं। अगर कोई ठंडा पानी पीता हुआ नजर आए तो समझ लो कि इसे डॉक्टर ने बताया होगा। कितने अफराद का कुंबा है? सब मिलकर 30 अदद। दादा जान कहीं और रहते हैं। मुझे हैरत है
कि तुम नहीं जानते, कर्नल फरीदी तो मेरे एक चचा के गहरे दोस्तों में से हैं, कई बार 7 हेवन में आ चुके हैं। मुझे इल्म नहीं, हमीद बोला, तफसील कर्नल से मालूम कर लेना। कहाँ तक लिखूं? हाथ दुख गया। अब तुम ही बोलते रहो। काफी आई और वो कुछ देर तक शुगल करते रहे। फिर हमीद उठता हुआ बोला, मैं अभी आया, जरा एक जरूरी कॉल करनी है। लड़की ने सर की जुम्बिश से गोया उसे इजाजत दे दी थी। वो होटल की इमारत में आया और फोन बूथ में दाखिल होकर घर के नंबर डायल किए। इत्तेफाकन फरीदी घर ही पर मौजूद था। टेलीग्राफ ऑफिस के पुष्ट पर एक रकासा नोमी रहती है। हमीद माउथपीस में बोला, इसकी निगरानी कराइए। तुम कहाँ हो? जहां भी हूँ, ज्यादा खुश नहीं हूँ। नोमी की निगरानी कराइए। भरता बॉरन क्लब में रक्स करती है। किस बात का शुबा है इस पर? दूसरी तरफ से पूछा गया। शायद कल वही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक मेकअप भी कर सकती है। तुम इस वक्त कहाँ हो? बीच होटल में। और कौन है तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं। दूसरी तरफ से ये पूछे बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया कि वो भूत तेरा की निगरानी करते करते बीच होटल कैसे जा पहुंचा। हमीद को लड़की से मालूम हो चुका था कि फरीदी के उस खानदान से ताल्लुकात हैं, इसलिए इस लड़की का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। बेजुबान होने के बावजूद वो दिलकश और दिलचस्प थी और इसके साथ मजीद कुछ शामें गुजारना चाहता था। कुछ देर बाद वो फिर मोटर बोट में आ बैठे। इस बार हमीद स्टीयर कर रहा था और लड़की सीट की पुश्तगाह से टेक लगाए ऊँग रही थी। हमीद उसे कुनियों से देखे जा रहा था। बड़ी अजीब बात थी। लड़की के चेहरे पर वैसी वीरानी या वहशत नहीं पाई जाती थी जैसे अमूमन गूंगे अफराद के चेहरों पर मिलती है। शायद इसकी वजह ये रही हो कि इसकी कुव्वत सामा बहरहाल बरकरार थी। वो अपने गिरदोपेश का मुकम्मल इदराक रखती थी, तालीम याफ्ता भी थी। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए। एक होटल में इन्होंने रात का खाना खाया और 11 बजे तक बैठे टाइम पास करते रहे। लड़की बहुत सलीका शार थी। 11:15 बजे वापसी की ठहरी। लड़की ने कागज के टुकड़े पर लिखा, आज की शाम बहुत दिनों तक याद रहेगी और ये भी जरूरी नहीं है कि फिर कभी हमारी मुलाकात हो सके। क्यों? भला मुलाकात में क्या दुश्वारी हो सकती है? हमीद ने पूछा। सुबह तक मैं तुम्हें भूल चुकी होंगी, लड़की ने लिखा। मेरे लिए यही बेहतर है। सारी दुनिया के मर्द औरतों की जुबान का रोना रोते नजर आते हैं, लेकिन कोई मुझ बेजुबान से शादी करने पर आमादा नहीं होता। अरे वो तो, हमीद के सियानी हंसी के साथ बोला, मर्द दरअसल ये चाहते हैं कि औरत सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाती रहे, इनसे इख्तिलाफ ना करे। कुछ भी हो, लड़की ने लिखा, ज्यादा मिलने से ताल्लुकात बढ़ते हैं, फिर जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमीद कुछ ना बोला। यक बयक वो इसके लिए बेहद मगमूम हो गया था। 12 बजे के करीब घर पहुंचा। फरीदी मौजूद नहीं था, लेकिन एक मुलाजिम से मालूम हुआ कि कुछ देर कबल फरीदी की कॉल आई थी और इसने कहा था कि जैसे ही हमीद घर पहुंचे इसे दफ्तर भेज दिया जाए। दफ्तर? इतवार को 12 बजे रात? हमीद उछल पड़ा। उछलता या सर के बल खड़ा होता। दफ्तर तो जाना ही पड़ा था। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि फरीदी फिंगरप्रिंट सेक्शन में है और फिर जब फरीदी ने एक मखसूस किस्म की मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया तो इसे अपनी आफियत खतरे में नजर आने लगी। ये तंजिया सी मुस्कुराहट हमीद के अहमकाना इकदामात के लिए मखसूस थी। नोमी हिरासत में ले ली गई है, लेकिन इसकी उंगलियों के निशानात इनसे नहीं मिलते जो झील के किनारे वाली एक चट्टान पर मिले थे। इसने खिलाफ तवक्का नरम लहजे में कहा। सवाल तो ये है कि आपने उसे। हमीद कहते कहते रुक गया। यहाँ दूसरों के सामने किसी बहस में नहीं उलझना चाहता था। चलो, फरीदी ने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा और फिर वो अपने ऑफिस में आए थे। मैंने सिर्फ निगरानी के लिए कहा था, हमीद भराई हुई आवाज में बोला। आखिर किस बिना पर? फरीदी ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मुझे मालूम हुआ था कि वो मेकअप में खासी दस्तरस रखती है और पिछले दिन 1-1:30 बजे के करीब सफेद मर्सिडीज में देखी गई थी, जिसे वो खुद ही ड्राइव कर रही थी और सफेद लिबास में थी। मालूमात किस तरह हासिल की थी? तहरीरी रिपोर्ट पेश कर दूंगा, हमीद बुन्ना कर बोला। वो फरीदी से लड़की का जिक्र नहीं करना चाहता था। खैर, लेकिन नोमी के पास गाड़ी नहीं है। इसके बावजूद हर रोज एक नई गाड़ी में देखी जाती है। हफ्ते को इसके पास नई मॉडल की सफेद मर्सिडीज थी। अब तुमने काम की बात की है,
لیکن اس کی آواز بھی فون والی آواز سے مماثلت نہیں رکھتی۔ میک اپ کر سکتی ہے تو آواز بھی بدل سکتی ہوگی۔ نہیں، وہ آواز بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اتنا اندازہ بھی نہ کر سکوں تو پچھلے تجربات خاک کا ڈھیر ہی ثابت ہوئے۔ سوال تو یہ ہے کہ پھر آپ نے کس بنا پر حراست میں لیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، تم نے پھر ایک بڑا تیر مارا ہے۔ حمید طویل سانس لے کر آرام کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ نومی کو خود میں نے چیک کیا تھا، وہ اپنے بنگلے سے نکلی تھی، اس وقت نیلے رنگ کی گاڑی میں تھی۔ وہ گاڑی اس نے ایروز سنیما کے سامنے والی پارکنگ پلاٹ میں پارک کی تھی اور ڈنشا بلڈنگ میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے برآمد ہوئی تو نیلی گاڑی کی بجائے سفید گاڑی ٹویوٹا میں جا بیٹھی۔ ٹویوٹا چلی تو اس کا رخ تارجام کی طرف تھا۔ اب میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس گاڑی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، لہٰذا وقت کیوں ضائع کیا جائے۔ گاڑی کو اوورٹیک کر کے میں نے اسے رکنے پر مجبور کیا، اور پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ آپ سے بھلا کیا ہو سکا ہوگا؟ اس گاڑی کی ڈگی میں منشیات کے بڑے بڑے پیکٹ موجود تھے۔ نہیں! حمید بکھلا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ لہٰذا اب بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ کیسی بات؟ فریدی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، اسے یہاں لے آؤ۔ اگر یہ ہدایات رقاصہ نومی کے لیے تھی تو حمید کا دم نکل کر رہ گیا کہ اس نے تو آج تک اس کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ 3-4 منٹ بعد فریدی کا ایک ماتحت اس عورت سمیت آفس میں داخل ہوا۔ خوش شکل اور متناسب جسم والی تھی۔ بیٹھ جاؤ، فریدی نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس نے چپ چاپ تعمیل کی، لیکن اس کا سر جھکا ہوا تھا، کسی سے آنکھ نہیں ملا رہی تھی۔ ہفتے کو تمہارے پاس نئی ماڈل کی سفید مرسڈیز تھی؟ دفتن فریدی نے سوال کیا۔ جی نہیں، کپ کپائی ہوئی آواز میں جواب ملا، یہی ٹویوٹا تھی۔ صرف یہی 2 گاڑیاں تمہارے استعمال میں رہتی ہیں؟ جی ہاں۔ فریدی نے حمید کی طرف دیکھا جو اپنی بائیں کنپٹی سہلا رہا تھا۔ جھیل کے کنارے بیوقوف بنانے والی نومی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بال سیاہ اور گنگریالے تھے، لیکن قد اس لڑکی کے برابر نہیں تھا۔ تو پھر وہ بے زبان لڑکی، وہ بدستور کنپٹی سہلا کر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب وہ فریدی اور نومی کی گفتگو کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ان دونوں گاڑیوں کا مالک کون ہے؟ میں صرف نیلی گاڑی کے مالک کو جانتی ہوں، لیکن وہ مر چکا ہے۔ کون؟ کیفے دارا کا مینیجر سرفراز، اسی نے مجھے اس کام پر لگایا تھا۔ اب کوئی بات چھپانے سے کیا فائدہ؟ سرفراز کے نام پر حمید پھر چونکا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نومی کہہ رہی تھی، یاسمین فریدو میری دوست تھی، اسی نے سرفراز سے ملوایا تھا۔ دونوں ہی ختم ہو گئے، ان کی اموات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں پولیس کے ہاتھ لگ گئی، ورنہ کون جانے کہ میرا کیا حشر ہوتا۔ منشیات تم تک کیسے پہنچتی تھیں؟ فریدی نے سوال کیا۔ منشیات ڈانشا بلڈنگ کے قریب پہنچتی تھیں۔ میں گاڑی پارک کر کے ڈانشا بلڈنگ کے ایک کونے میں جاتی ہوں، جہاں مجھے منشیات والی گاڑی کی کنجی رکھی ہوئی ملتی ہے۔ میں اپنے استعمال والی گاڑی کی کنجی وہاں رکھ کر منشیات والی گاڑی کی کنجی اٹھا لیتی ہوں اور اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر منشیات والی گاڑی لے کر نکلتی ہوں۔ تارجام والی سڑک پر ایک ٹرک ملتا ہے اور میری گاڑی کی ڈگی خالی ہو جاتی ہے۔ میں اس گاڑی کو اپنے بنگلے میں لے چلی آتی ہوں۔ کلب میں چونکہ میری ڈیوٹی 11 بجے شب سے 3 بجے صبح تک ہوتی ہے، اس لیے مجھے اس کام کا وقت مل جاتا ہے۔ معاوضہ 1500 روپے ماہوار اور گاڑی مفت۔ وہ تلخ سی ہنسی کے بعد خاموش ہو گئی۔ فریدی نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا کہ اسے لے جائے۔ حمید خاموش بیٹھا رہا۔ نومی کے چلے جانے کے بعد فریدی نے پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ڈیوڈ کو لاؤ۔ ریسیور رکھ کر حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ تو کیا آپ نے اس ٹرک کو نظر انداز کر دیا جس پر نومی کی گاڑی سے منشیات منتقل ہوتی تھی؟ حمید نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی پکڑا گیا، اور وہ جس تک پہنچتا تھا وہ آدمی بھی اس وقت حراست میں ہے۔ کیا وہی آخری آدمی ہے؟ دیکھو کیا ہوتا ہے، اس سے اب تک میں نے پوچھ گچھ نہیں کی۔ تو یہ ڈیوڈ غالباً وہی آدمی ہے جسے آپ نے طلب کیا ہے۔ فریدی نے سر کو اثباتی جنبش دی اور پرتفکر انداز میں سگار کا گوشہ توڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد مطلوبہ آدمی وہاں لایا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ یہ ادھیڑ عمر کا ایک قدآور آدمی تھا۔ سر کے بال غائب تھے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ لباس سے ذی حیثیت معلوم ہوتا تھا۔
یہ ظلم ہے کرنل صاحب، وہ آفس میں داخل ہوتے ہی بول پڑا تھا۔ پتہ نہیں کس نے مجھے پھنسوانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹھ جاؤ، فریدی نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے خشک لہجے میں کہا۔ سچی بات کرو ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا نہیں جانتے؟ اسی کے بارے میں کہ مجھے کیوں پکڑا گیا ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی نے تمہیں پھنسوانے کی کوشش کی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کسی شکایت کے بغیر تو اس قسم کے اقدامات نہیں کر سکتے۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے کہ ٹرک نمبر R318 تمہاری ملکیت ہے؟ کیا اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس نے بکھلا کر پوچھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ جی ہاں، وہ میرا ہی ٹرک ہے، لیکن ہوا کیا؟ اسے اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ گیراج میں جناب، وہ کئی دن سے روڈ پر نکلا ہی نہیں، مرمت میں ہے۔ تب پھر تم نے کیوں پوچھا تھا کیا اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ جب کسی ذی عزت آدمی کے ہاتھوں میں اچانک ہتھکڑیاں پڑ جاتی ہیں تو وہ اسی طرح نروس ہو جاتا ہے۔ فریدی نے فون کا ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، ٹرک ڈرائیور کو لاؤ۔ حمید نے محسوس کیا کہ دفعتاً ڈیوڈ کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ ڈرائیور لایا گیا۔ گھنی اور بے مرمت داڑھی مونچھوں میں اس کا چہرہ بڑا خونخوار لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، ڈیوڈ ہکلایا۔ میں سمجھا شاید آپ نے میرے ٹرک ڈرائیور کو بلایا ہے۔ مجھے حیرت ہے ڈیوڈ کہ تم اپنے بھائی ولیم تلارم کو نہیں پہچانتے۔ کیسے ڈیوڈ تلارم ہو؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، ڈرائیور بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ فریدی نے اپنے ماتحت سے کہا، اس کی مصنوعی داڑھی اور مونچھیں چہرے سے الگ کر دو۔ فوراً تعمیل کی گئی اور ذرا سی دیر میں تلارم کا شائستہ سا چہرہ ظاہر ہو گیا۔ اب وہ صورت سے خاصا سیدھا سادہ آدمی لگ رہا تھا۔ ڈیوڈ آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ اس کا سینہ کسی لوہار کی دھونکی کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ تم دونوں سے صبح نپٹوں گا، فرید نے خشک لہجے میں کہا اور ماتحتوں کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں لے جائیں۔ پھر حمید کی طرف مڑ کر بولا، اب تمہاری باری ہے فرزند۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔